Good evening, everyone. For today's session, I warmly welcome all of you on behalf of NJ Wealth and all our NJ partners. My name is Apurva Shah, and uh, I'm with NJ since last 16 years. आज का जो सेशन है वो सैटरडे स्कूल है. एनजे वेल्थ आप सब जानते हैं, इट इज वन ऑफ द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन हाउस फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री. मैं सूरत से आप सबके साथ ज्वाइन हुआ हूं और साउथ गुजरात रीजन हेड करता हूं यहाँ पे. और पास्ट में मैं दिल्ली और बड़ौदा में भी काम कर चुका हूँ. सो आज का जो टॉपिक है वो सैटरडे स्कूल है. इट्स एन इनिशिएटिव फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी. ऑब्वियसली हम सब जानते हैं इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट सेवर्स इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा सेविंग हमारे कंट्री में होता है. हम लोग सबसे ज़्यादा सेविंग करते हैं. जो भी हम इनकम हमारी है उसमें से 30% जितना हम सेव करते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है उसके अंदर कि हम कौन से प्रोडक्ट में लगाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और वो सब इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स रिलेटेड आज हम बात करेंगे. और उसमें ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे. राइट. सो अगेन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे. और हम आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं. Can we share the presentation, Ali? Is it visible? Ali or Mukhtar, can you confirm? Hello? Okay, so I think yes बताया है अली भाई ने. So presentation is visible. स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर, न्यू कैलेंडर ईयर. आज का जो टॉपिक है उसके अंदर आई विल कवर फ्यू क्वेश्चंस जो नॉर्मली वी फेस इन डे टू डे लाइफ्स व्हाइल इंटरेक्टिंग विद आवर इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स. और फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली जो हमें आता है वो वॉलेटिलिटी इज टू हाई. जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो देयर इज हायर वॉलेटिलिटी एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट जिसके अंदर वॉलेटिलिटी होती है. जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो वॉलेटिलिटी की वजह से नहीं आते हैं म्यूचुअल फंड में. और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में इन्वेस्टेड है वो लोग भी नॉर्मली अपना काफ़ी हद तक पैसा भी बाकी सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक एफडी, पोस्ट, पीपीएफ. व्हाई? बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड बट नॉट कंप्लीटली, और वेरी लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डन बाय दोज इन्वेस्टर्स आल्सो इन म्यूचुअल फंड. तो वॉलेटिलिटी के अगर बारे में हम बात करते हैं, 2-3 एग्जांपल की मैं बात करूंगा. हमारे प्रिय सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाते हैं इंडिया के अंदर. बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम पे. सबसे ज्यादा सेंचुरीज उन्होंने लगाई है, 100 सेंचुरीज. 800 जितनी इनिंग्स वो खेले हैं वनडे और टेस्ट मैच मिला के, और हाईएस्ट रन भी उन्होंने बनाए हैं. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर्स इन आवर हिस्ट्री. 800 जो इनिंग है उसमें से 100 सेंचुरीज जो उन्होंने लगाई, उसका मतलब है कि 8 इनिंग में एक सेंचुरी. 7 इनिंग में उन्होंने सेंचुरी नहीं लगाई है, 8 में से एक सेंचुरी इनिंग में लगाई है. तो उनका ग्राफ अगर हम देखें तो ये ग्राफ है उनका. हर एक महीने में जो भी इनिंग्स उन्होंने टेस्ट मैच में खेली है. सो इफ यू कैन सी रेड एंड ग्रीन बार्स वो इनिंग के उनके रन्स हैं, और जो एक ब्लू लाइंस इफ यू कैन सी दैट इज द एवरेज रन्स ऑफ सचिन तेंदुलकर इन द डिफरेंट पीरियड्स. यू कैन सी कि 92-93 के आसपास हिज बैटिंग एवरेज was very low. He was not in form. His form was below 30. Even 96-97 में ऐसा देखा गया है. 2003 में भी his form was not well. और there are periods की जहाँ पे उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा था और 100 जितना भी उनका एवरेज रन्स थे. सो
ये वॉलेटिलिटी एक सक्सेसफुल क्रिकेटर के अंदर भी देखी गई है और फिर भी वो सक्सेसफुल क्रिकेटर माने जाते हैं। तो बोला जाता है कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। अभी हमारी बात करते हैं, हमारे भी लाइफ के अंदर जो हमारे मूड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। सुबह में व्हेन वी वेक अप वी हैव अ पीसफुल माइंड एंड व्हेन द डेज गोज ऑन normally we can have different moods like anxiety, happiness, sadness, excitement. So हमारे भी लाइफ के अंदर हमारे भी काफी सारे मूड्स चेंज होते हैं, हमारे मूड्स में भी काफी सारी वॉलेटिलिटी रहती है। अभी इसका क्या कनेक्शन है इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स के साथ, जो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है हमने देखा। सो ऑब्वियसली इक्विटी इज ऑल्सो वॉलेटाइल जो हम बात कर रहे हैं। सो सेंसेक्स विच इज द बेंचमार्क एक बोला जाता है इक्विटी मार्केट। जब हम देखते हैं नॉर्मली वी लुक एट सेंसेक्स, और 35 इयर्स के अंदर अगर आप देखो बहुत सारे ऐसे पीरियड आए हैं जहाँ पे मार्केट में ह्यूज फॉल्स थे, करेक्शंस थे। फॉर एग्जांपल .com बबल 2001 में 56% मार्केट फॉल हुआ था। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 61% फॉल हमने देखा है। और ये पूरे पीरियड में जितने भी फॉल्स है फिर भी अगर आप देखो तो फॉल हमेशा आपको टेम्पररी दिखेगा, बट जो लाइन है लॉन्ग टर्म में इट इज परमानेंटली ग्रोइंग। सो एडवांस इज ग्रोथ या ऊपर जाना परमानेंट है, फॉल इज टेम्पररी। अभी इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ भी अगर हम बात करते हैं आगे, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, महंगाई। 35 इयर्स पहले 6.5 रुपीज में ये अमूल बटर मिल रहा था, 500 ग्राम्स पैकेट। करीब टुडे इट इज अराउंड 200 रुपीज। सो इन्फ्लेशन की वजह से सेम थिंग्स यू कैन बाय विथ हायर अमाउंट ऑफ रुपीज। सो दिस इज इन्फ्लेशन। अभी 35 या 40 इयर्स का एक मैं डेटा अगर आपसे बात करता हूँ, so inflation has grown by 6.5% year on year. So 1 lakh rupees you need to buy certain things in 1981. Today you need to have 12.5 lakh rupees to buy the same things. जो चीजें आप 1 लाख में खरीद सकते थे 40 साल पहले, तो सेम चीजें आपको खरीदने के लिए 12.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर गोल्ड में आपने लगाया होता ये पैसा, so with 8.5% of return, 1 lakh value has grown to 25.9 lakh rupees. उसका मतलब ये है कि जो चीजें आप उस टाइम खरीद सकते थे वही चीजें ये 12.5 लाख में मिलती है आज, सेम प्राइस। बट अगर गोल्ड में लगाया होता तो शायद वो 2 गुना आप खरीद सकते वो चीजें। तो योर वेल्थ हैज इंक्रीज बाय नॉट 25 टाइम्स कि 1 लाख का 25 लाख हो गया, मीन्स 25 गुना वेल्थ क्रिएट हो गया या बढ़ गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल परचेजिंग पावर, आप खरीद कितना ज्यादा सकते हैं वही पैसे से, वो अगर आप बोलो तो वो 2 टाइम्स ग्रो हुआ है। सो योर वेल्थ हैज ग्रोन बाय 2 टाइम्स एंड नॉट बाय 25 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। सिल्वर, your purchasing power has not increased at all. FD, PPF, your purchasing power has increased by 2 to 3 times. इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है तो FD और PPF में इन्वेस्ट होता है। सो 2 से 3 गुना आपका परचेजिंग पावर ग्रो हुआ है, 8 to 9% रिटर्न से। और इक्विटी, इफ वी कैन लुक एट, योर परचेजिंग पावर हैज ग्रोन बाय 13.5 टाइम्स। सो 1 लाख रुपया करीब 1.7 करोड़ रुपीस बना है विथ रिटर्न्स ऑफ 13.7% रिटर्न्स। सो योर परचेजिंग पावर मैटर्स एंड नॉट द रिटर्न्स, राइट। इन्फ्लेशन हम कितना बीट करते हैं हमारे वेल्थ क्रिएशन में वो मायने रखता है, और वो वेल्थ क्रिएशन, वो कंपाउंडिंग, वो परचेजिंग पावर का ग्रोथ इज पॉसिबल थ्रू इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अगेन ये जो ग्रोथ है 13 टाइम्स आपका परचेजिंग पावर का ग्रोथ, ये लीनियर फैशन में नहीं बढ़ा है। ऑब्वियसली अगर आप पिछले 30 इयर्स में देखो तो ऐसे 10 ऐसे फॉल आए हैं। देयर वर 10 फॉल्स वेयर मार्केट वाज फॉलन बाय ऑलमोस्ट 30% और मोर देन 30%, राइट। सो ऐसे भी पीरियड आए हैं जहाँ पे 30, 40, 50% मार्केट फॉल हुआ है, बट उसके बावजूद लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो, सो योर परचेजिंग पावर हैज इंक्रीज बाय 13.5 टाइम्स। एक पीरियड अगर आप देखो 2008 60% मार्केट फॉल हुआ था, उसके एग्जैक्टली 3 इयर्स फॉल के बाद वो मार्केट जब बाउंस बैक हुआ
तो 124% का नेक्स्ट 3 इयर्स का मार्केट में ग्रोथ भी देखा गया है। सो वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू बी देयर। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वॉलेटिलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट द वॉलेटिलिटी एज अवर फ्रेंड, राइट। सो वॉलेटिलिटी आएगी, बट लॉन्ग टर्म में ये ऊपर जाना तय है। अभी लोगों का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है इतने सालों में, बाकी सब क्वेश्चंस आते हैं, बट दिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आई हैव फेस्ड इन लास्ट 16 इयर्स ऑफ माय करियर। मार्केट ऊपर हो नीचे हो, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मार्केट क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, अभी क्या करें। सो मैं दो तरह से आंसर देता हूँ इसका। एक, पहला शॉर्ट टर्म। सो 2020 में मार्च में जब मार्केट में ह्यूज फॉल आया, सडन फॉल आया, तो ये सब एएमसीज जो लीडिंग एएमसीज है इंडिया में, वो सबके एयूएम है। एयूएम का मतलब वो पैसा मैनेज कर रहे हैं, हमारे सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो मैनेज कर रहे हैं। ये सब लीडिंग है, उनके पास अच्छी खासी टीम होती है, एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड टीम होती है। वो लोग भी नहीं बता पाए कि मार्केट फॉल होगा सडनली फेब मार्च के अंदर 30-40% जितना। सो शॉर्ट टर्म में नोबडी कैन टेल अस कि मार्केट क्या लग रहा है। लॉन्ग टर्म अगर हम वही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, जो म्यूचुअल फंड्स बताता है कि कौन सा लॉन्ग टर्म के अंदर, मींस अगर इक्विटी स्कीम्स हम लेते हैं तो वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से शेयर्स बाय करने हैं, सेल करने हैं, और पूरा मैनेज वही करते हैं। हमें ध्यान भी नहीं देना है म्यूचुअल फंड कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद कि मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अभी क्या करना चाहिए, कौन सा शेयर लेना बेचना, वो पूरा मैनेज वही करते हैं। सो 20 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें म्यूचुअल फंड्स का, तो ये 1 लाख रुपीज अगर इन्वेस्ट हुआ होता 20 इयर्स बिफोर, 27 लाख रुपीज आज वैल्यू है उसकी, राइट। एंड किसी ने 10,000 रुपीज का SIP इन्वेस्ट किया है इन लास्ट 20 इयर्स, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 24 लाख रुपीज, वैल्यू ऑफ दैट 10,000 rupees SIP is now 1.63 crore rupees. SIP is systematic investment plan, जो रिकरिंग डिपॉजिट्स होती है पोस्ट में, FD में, RD होती है, वो जैसे हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलरली SIP में यू इन्वेस्ट एवरी मंथ विथ 10,000 rupees। अगर आपने इन्वेस्ट किया है 20 साल में, दैट वैल्यू हैज ग्रोन टू 1.6 crores with 16.5% returns. So this is the average returns of all mutual fund equity schemes जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किया है। That is no guarantee कि आने वाले पीरियड में यही रिटर्न्स कंटिन्यू होगा, बट ये रिटर्न्स आज अगर आप देखो सो क्लियर कट पता चल रहा है कि वेल्थ क्रिएशन हुआ, इन्फ्लेशन को भी बीट हुआ है। अभी आप बोलोगे कि ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा, अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स, वेल्थ क्रिएशन होगा म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम से। सो ऑब्वियसली होगा। इक्विटी मार्केट हमेशा देखा जाता है कि इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करती है उसके बेस पर नॉर्मली हम प्रेडिक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी क्या रिटर्न दे सकता है। एक प्रेडिक्शन नॉर्मली नहीं करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम एक अनुमान लगाते हैं कि इकोनॉमी क्या करने वाली है, उसके बेस पर हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि इक्विटी मार्केट क्या करेगा। सो लॉन्ग टर्म अगर आप देखो तो इंडिया इज ग्रोइंग एट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट इन द वर्ल्ड, और टुडे आवर इकोनॉमी इज एट 6th नंबर इन टर्म्स ऑफ GDP, और if you can see 2030 our economy is expected to be the 3rd largest economy in the world। उसका मतलब है कि जो ग्रोथ हम कर रहे हैं इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, एंड वो ग्रोथ होने वाला है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो होती है तो ऑब्वियसली इक्विटी रिटर्न्स बनते हैं। अभी ये इकोनॉमी क्यों ग्रो होगी, क्यों फास्टेस्ट ग्रोथ है हमारे, ये एक आर्टिकल यहाँ पे है, इंडिया एंटर्स 37 years ऑफ पीरियड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक गोल्डन पीरियड में हमारा देश एंटर हुआ है, ये एक आर्टिकल है। तो उसका वो आर्टिकल क्या बोल रहा है कि हमारे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो करीब करीब आज 50% है। वर्किंग एज पॉपुलेशन 50% है और एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारे देश में करीब 50 साल 70 साल पहले वो करीब 60-70% रहता था, और आज वो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, डिपेंडेंट एज पॉपुलेशन कम हुआ है। और
उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो जितना ज्यादा आपके देश में काम करने वाले लोग ज्यादा है, द मोर दे अर्न, ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे, खर्चेंगे ज्यादा और ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली जो कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल्स बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारे देश का ग्रो होता है। और ये साइकिल बहुत फास्ट चलती है ये पीरियड में। जो भी देश में ये अपना वर्किंग एज पॉपुलेशन वो पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, वो देश का ग्रोथ वो पीरियड में सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये हिस्ट्री ऐसा बोलती है, जापान हो, यूएस हो या चाइना हो, जो भी देश ने सबसे ज्यादा हिस्ट्री में ग्रोथ किया है एक पीरियड में, वो पीरियड में उनका ये वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है, राइट। सो ये आने वाले पीरियड में ये बहुत ही बड़ा रीजन है हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए और इक्विटी रिटर्न्स के लिए। फिर नॉर्मली ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टर्स सही रिटर्न्स बनाते हैं। जो आपने बताया कि ये रिटर्न्स तो बहुत ही अच्छा है, 27 लाख रुपीस बना है, 1 लाख का 16-18% के रिटर्न्स है, बट एक्चुअली इन्वेस्टर्स के रिटर्न है ऐसे। तो जो ये स्लाइड है वो बताती है कि एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स हैं वो सभी इन्वेस्टर्स ये रिटर्न्स नहीं बनाते हैं। उसका मतलब है कि 16, 17, 18% के जो रिटर्न्स हैं म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी स्कीम्स के, बट जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया ये पीरियड में उनके रिटर्न्स ये नहीं है। अभी आप बोलोगे कि ये क्या बात है, तो ये ऐसे पॉसिबल है कि जो इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो इन्वेस्टर्स पूरे पीरियड में रहते नहीं, राइट। कभी वो इन्वेस्ट गलत टाइम पे भी कर लेते हैं, मार्केट बहुत महंगा है या तेजी में है तब वो ज्यादा लगाते हैं पैसा, जब इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स अच्छे होते हैं। और जब मार्केट में रिटर्न्स नहीं है, मार्केट में फॉल है, जब रिटर्न्स अच्छे नहीं होते हैं, तब जनरली निकाल लेते हैं या कंटिन्यू नहीं करते हैं उनके एसआईपीज या म्यूचुअल फंड्स। तो ये जनरली देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एवरेज रिटर्न 12.5% है, और एक्चुअली अगर म्यूचुअल फंड, इक्विटी स्कीम्स के रिटर्न्स देखो तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है और उससे ज्यादा रिटर्न्स है। तो ये ऐसा कैसे होता है, ये इमोशन की वजह से होता है। उसकी हम आगे थोड़ी बात करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। एक और मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा, एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल में आपको बात करूंगा। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो फंड करीब 20 भी नहीं, इनफैक्ट मोर देन 25 ईयर से ये फंड है, हमारे फ्लैगशिप फंड इंडस्ट्री के लिए बोला जाता है ये फंड। सो 10,000 रुपीज का किसी ने अगर एक एसआईपी चालू किया होता 2000 में, तो आज पहले 1.5 साल के अंदर उसका एनएवी 43 से स्टार्ट हुआ था। 2000 की साल में अगर किसी ने स्टार्ट किया मार्च 2000 में, तो 43 की एनएवी थी इसकी, बट मार्केट फॉल की वजह से एनएवी में भी फॉल आया अक्टूबर 2001 तक। 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी एनएवी फॉल हो गई 16 पे। तो 61% फॉल आया ये सेम 1.5 साल के अंदर। किसी ने चालू ही किया है अभी तो एसआईपी, और 1.5 साल में देखा गया कि पहले 1.5 years में he has seen his investment fallen by 61%, और ऐसा 20 साल में 4 बार ऐसा देखा गया है कि अच्छे खासे फॉल आए हैं एनएवी में। स्टिल इफ यू सी, ये स्कीम की एनएवी आज अच्छी खासी है और इसके अंदर अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हुआ है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। सो एवरेज अगर आप एसआईपी के रिटर्न्स देखो 20 साल के अंदर, सो 10,000 रुपीज 1.6 करोड़ रुपीज बना के दिया है, 16% रिटर्न है। उसमें भी जितने फंड्स हैं, 25 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किया है इंडिया में, उसमें सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है किसी ने, वो 2.76 करोड़ रुपीज बना के दिया है। 10,000 हर महीने आप इन्वेस्ट करो 20 साल पहले, अब 20 साल में वो करीब 3.25 करोड़ रुपया बना है, 20% के रिटर्न्स बने हैं, राइट। सो ये ह्यूज वेल्थ क्रिएशन हुआ है। और जो किसी का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कि लोग रिटर्न बनाते हैं कि नहीं, वो बिहेवियर की वजह से होता है कि तेजी में लोग पैसा लगाते हैं और मंदी में शायद निकाल लेते हैं, एसआईपी डिसकंटिन्यू करते हैं या नया नहीं डालते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सो वो लूज करते हैं या उनके रिटर्न्स बहुत ही कम देखे जाते हैं। अभी लोग पूछते हैं कि चलो इन्वेस्ट तो करें, कितने टाइम के लिए करें। आप तो 20 साल की, 40 साल की बात कर रहे हैं जो मैंने पिछले स्लाइड्स में दिखाया, तो मुझे 10 साल करना है, 5 साल करना है, 20 साल करना है, मुझे कितना करना चाहिए। तो उसका एक्चुअल आंसर
20 साल भी नहीं है, 5 साल भी नहीं है, 40 साल भी नहीं है। उसका आंसर है कि आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आपको कितने टाइम के बाद आपकी नीड है कोई भी आपके बड़े गोल के लिए। मान लो कि 5 साल के बाद आपको कोई अच्छी कार लेनी है, ड्रीम होम लेना है, कुछ सालों के बाद आपका एक रिटायरमेंट एज आने वाला है, उसके लिए आपको प्लान करना है, आपका हायर एजुकेशन, चाइल्ड की मैरिज। तो ये गोल आपका अगर डिफाइन है, वो गोल के पीरियड्स डिफाइन होंगे, वो पीरियड्स आपको याद रखना पड़े कि वो कितने पीरियड के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज योर इन्वेस्टमेंट पीरियड। तब तक आपको शायद देखना नहीं चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट की अंदर कितना वॉलेटाइल हो रहा है या उसमें क्या हो रहा है। यू शुड कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल नीड एंड फाइनेंशियल गोल, राइट। सो जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पर्पस के बेस पर इन्वेस्ट करते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो बीच बीच में मार्केट नहीं देखते हैं और इमोशन के बेस पर कोई गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो इक्विटी में लगाते हैं पैसा, लॉन्ग टर्म अगर गोल है, पर्पस है। और सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वॉलेटिलिटी से शॉर्ट टर्म में डरते नहीं है। सो ये गोल के लिए आपने इन्वेस्ट तो कर लिया, बट 10 साल के लिए गोल है और स्टार्ट आज कर दिया, तो बीच बीच में चेक कैसे करें कि वो गोल के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट भी ऑन ट्रैक है। उसका प्रोग्रेस आप चेक कर सकते हैं। हमारे वहाँ एक पार्टनर डेस्क, आप क्लाइंट डेस्क के अंदर आपके गोल्स हम मैप कर सकते हैं। वो गोल के सामने आपका इन्वेस्टमेंट मैप कर सकते हैं और वो रेडीमेड आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाता है कि आपको पहुंचना यहाँ तक है और आप यहाँ तक पहुंचे, आपके गोल अचीव करने में कोई शॉर्टफॉल आएगा या नहीं आएगा। और ये ट्रैकिंग करना ज्यादा मायने रखता है रादर देन मार्केट क्या लग रहा है या मार्केट आज क्या होने वाला है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे नीड्स, हमारे गोल्स ट्रैक करना, वो अचीव करना हमारे हाथ में है और वो ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है वो अपने पर्पस ट्रैक करता है, पर्पस के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। अभी एक इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मैं इन्वेस्ट भी कर लेता हूं बट नेक्स्ट मंथ से करता हूं SIP स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा कि किसी ने आज 20-15 साल पहले SIP स्टार्ट कर दी होती 10,000 रुपीज, उसकी वैल्यू आज 49 लाख जितनी है विथ 12.5% रिटर्न। बट अगर वो क्लाइंट ने 15 ईयर्स पहले चालू नहीं की होती, एक साल डिले किया होता, तो उसको आज 14 ईयर्स फिनिश हुआ होगा, तो आज उसका वैल्यू 43 लाख रुपीज है। तो उसने 1,20,000 कम इन्वेस्ट किया एक साल, बट उसका 6 लाख रुपए का डिले कॉस्ट है। सिमिलरली अगर आप देखो 20 साल पहले किसी ने चालू की होती SIP, तो आज 10,000 का इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज SIP का करीब 1,62 करोड़ है। बट किसी ने 20 साल पहले चालू नहीं की होती, एक साल डिले किया होता स्टार्ट करने के टाइम कि अभी नहीं करते हैं, मैं 6 महीने 1 साल के बाद चालू करते हैं, एक साल डिले कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो आपका 1,20,000 ही इन्वेस्टमेंट कम हुआ, बट 1,20,000 के सामने आपका जो वैल्यू वो 1,20,000 आपको बना के देता पहले साल के अंदर, वो करीब करीब 39 लाख रुपीज बना के देता। तो वैल्यू में जो डिफरेंस है वो ह्यूज है। सो डोंट डिले योर इन्वेस्टमेंट्स। आपका पर्पस है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको आपका इनकम अलाउ करता है, आज से आप वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और आप वो डिले नहीं करें, वो ज्यादा बेटर है। सो 10,000 अगर आपकी रिक्वायरमेंट है या आपकी इनकम अलाउ करती है तो आप करते हैं। जो वैल्यू बना है वो ये है, आप 2,000 से भी स्टार्ट किया हो तो पिछले 20 साल में 32 लाख रुपीज बने सिर्फ 2,000 महीने का इन्वेस्ट करने से। और अगर 50,000 रुपीज किसी ने किया है 20 साल में, वो SIP ने करीब 8 करोड़ रुपया भी बना के या 8 करोड़ एक वेल्थ क्रिएशन हुआ है। अभी ये सब तो बराबर है। कई लोग बोलते हैं कि चलो इन्वेस्ट तो करना है, बट कौन से स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के अंदर स्कीम्स अवेलेबल है। आज म्यूचुअल फंड्स में 300-400 इक्विटी स्कीम्स अवेलेबल है। कौन सी स्कीम्स मेरे लिए सुटेबल है? सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंड्स आल्सो, कि इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी बहुत ज्यादा है और टाइप ऑफ फंड्स भी बहुत ज्यादा है। कि कुछ ऐसे फंड्स भी है जो मल्टी कैप मीन्स लार्ज कैप और मिड कैप साइज ऑफ स्टॉक्स में लगाते हैं या शेयर्स में लगाते हैं। सिर्फ लार्ज कैप भी है, मिड ELSS टैक्स सेविंग के फंड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर फंड्स हैं, स्मॉल इंटरनेशनल काइंड्स ऑफ फंड्स। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फंड्स एंड बुके है पूरा। सो ये कौन सी लेनी चाहिए मुझे? सो
वी स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपना नीड बेस्ड आपको ये सिलेक्शन करना चाहिए। आप अपने एनजे पार्टनर्स के साथ बैठिए, वो इक्विप्ड है, कौन सा फंड आपके नीड बेस्ड सुटेबल है, और रिटर्न्स के बेस पर कभी भी स्कीम्स का सिलेक्शन मत कीजिए, क्योंकि जो आज बेस्ट हो सकती है, आपने ऑनलाइन भी रिसर्च कर लिया, खुद रिसर्च करने के बाद अच्छे फंड्स निकाल दिए, ऐसा कई बार देखा जाता है कि नेक्स्ट ईयर में फंड्स डाउन है। फॉर एग्जांपल 2014 में ये 5 फंड्स थे, सबसे बेस्ट रिटर्न दे रहे थे। टॉप परफॉर्मिंग फंड 2014 कैलेंडर में 72% रिटर्न दे रहा था, टॉप परफॉर्मिंग फंड था। नेक्स्ट ईयर में इट वाज 6th रैंक, एंड 2 साल के अंदर अंदर उसका जो रैंक था 26 फंड के अंदर वो 19 पे आ गया था। सो डोंट जस्ट लुक एट दी रिटर्न्स, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक रिस्क कितना ले रहा है वो रिटर्न्स देने के लिए, कहाँ लगा रहा है, आपकी नीड क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, आपके लिए क्या सुटेबल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सब देखना। और हमारे जो एनजे पार्टनर है जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है, दे आर क्वाइट इक्विप्ड विद टूल्स कि आपके रिस्क कितना आपको लेना चाहिए और आपके बेस पर कस्टमाइज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना, कौन से स्कीम्स वो चूज करने हैं आपके लिए और क्या एडवाइजेबल है। और एक क्वेश्चन आता है कि, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता था कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो खुद चूज नहीं करता, एक एक्सपर्ट रखता है, उनके पर्पस को ट्रैक करने के लिए, नीड समझने के लिए एक एक्सपर्ट होता है, वो बताता है उनको, और वही एक्सपर्ट चूज करता है कि आपकी नीड के बेस पर कौन सी स्कीम्स लेनी चाहिए। तो आपको एक एक्सपर्ट हायर करना चाहिए, जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट होता है। फिर छठा एक क्वेश्चन आता है कि भाई अभी इन्वेस्ट कर दूं, मेरे पास पैसा तो पड़ा है बट अभी मार्केट बहुत ही ऊपर लग रहा है। मार्च में ये क्वेश्चन था, मार्केट बहुत नीचे है, अभी मैं इन्वेस्ट कर दूं या थोड़ा थोड़ा करके करूं। सो ये क्वेश्चन का कभी भी आंसर नहीं है, उसका एक ही आंसर है कि आप टाइम नहीं करो, मार्केट को देखो नहीं कि अब मार्केट क्या लग रहा है, क्योंकि ये वॉरेन बफेट साहब भी बोलते हैं, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, वन ऑफ द रिचेस्ट, भी डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सॉल्यूशन है, इट इज नथिंग बट द एसेट एलोकेशन। भी एसेट एलोकेशन मींस आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके नीड बेस्ड, इक्विटी कितना लेना चाहिए, डेट कितना लेना चाहिए, वो डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। वो आपको अगेन इफ यू हायर एन एक्सपर्ट ही कैन टेल यू। क्यों एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार नॉर्मली जो लोग गलती कर देते हैं, मेजोरिटी इन्वेस्टर्स, जब मार्केट ऊपर होता है उनको लगता है रिस्क कम है और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि रिटर्न्स अच्छा दिखता है, और जब रिटर्न्स अच्छा नहीं होता है फॉल के टाइम, वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं या रिडीम कर लेते हैं या एसआईपी स्टॉप करते हैं। और ये साइकिल वॉलेटिलिटी की रहती है और वो इन्वेस्टर के बिहेवियर की भी रहती है। ये बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो अपना बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, और वो कंट्रोल करने का काम भी एक एक्सपर्ट को देते हैं, क्योंकि खुद एक डॉक्टर भी अपने रिलेटिव्स का ऑपरेशन नहीं करता है। सिमिलरली एक एक्सपर्ट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। ये डेटा है कुछ जो बताता है कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कब आता है, जब मार्केट ऊपर होता है। ब्लू लाइन मार्केट्स की है और ऑरेंज बार्स इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स का इंडिया में कब कब आता है। 2008 से 13 में आप देख सकते हैं कि जब मार्केट रिटर्न्स अच्छे नहीं थे, लोग निकाल रहे थे, नेगेटिव हो रहा था, इनफ्लो मींस लोग ज्यादा निकाल रहे थे। मार्केट अच्छा होता है तो लोग ज्यादा ना डालते हैं, और इसी वजह से लोग पैसा इक्विटी के अंदर कम कमाते हैं। ये बिहेवियर मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन ही एक है रास्ता जिससे ये बिहेवियर कंट्रोल हो सकता है। एक एक्सपर्ट आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सा एसेट एलोकेशन सबसे बेस्ट सुटेबल है। मार्केट को टाइमिंग करना, कौन सा शेयर्स अच्छे ले लिए या कौन सी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपने ले ली, वो भी मायने रखता है। बट सबसे ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, जो बहुत सारे स्टडीज हुए दुनिया के अंदर बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो वो बताते हैं कि एसेट एलोकेशन ही एक रास्ता है। अभी एसेट एलोकेशन करे कैसे, सिस्टमेटिकली प्रोसेस ड्रिवन। तो एक सॉल्यूशन, एक स्ट्रेटेजी हमने डिजाइन की है, 7 साल कंप्लीट हो गए हैं जिसको, जो हमारे वहाँ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है हमारे पार्टनर्स के अंदर। उसको हम बोलते हैं एनजे म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सिस्टम, एनजे मार्स। 7 इयर्स इसको कंप्लीट हुआ है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है, एक
प्रोसेस ड्रिवन स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर फायदे क्या है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिटर्न्स तो अच्छे आते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आते हैं। लोग रिटर्न समझते हैं, बट रिस्क एडजस्टेड, आपने कम से कम रिस्क लेके कितना रिटर्न्स अर्न किया वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये इसमें फायदा और है कि आप जो भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, मार्स में बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं, आपके पार्टनर आपको बता सकते हैं कि आपके लिए क्या सुटेबल स्ट्रेटेजी है या सॉल्यूशन है। तो वो जो भी पोर्टफोलियो आप लेते हैं वो साइंटिफिकली उसमें हम स्कीम सिलेक्ट करते हैं, और वो असेट एलोकेशन भी साइंटिफिकली डिफाइन होता है, और रेगुलरली पीरियडिकली वो असेट एलोकेशन का रिव्यू होता है, रीबैलेंसिंग होता है उसके हिसाब से, और साइंटिफिकली एवरी ईयर स्कीम्स का भी रिव्यू होता है कि जो स्कीम्स अच्छा नहीं कर रही है, चूज होती है बहुत ही अच्छी, रिस्क एडजस्टेड कंसिस्टेंट फंड्स उसमें लिए जाते हैं, जब चॉइस होती है, सिलेक्शन होता है, और उसका रेगुलर मॉनिटरिंग भी होता है कि आज अच्छा है, बट एक साल के बाद अगर वो नहीं अच्छा कर रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट भी टाइम टू टाइम एक डिफाइंड डेट्स के ऊपर होता है। डिफाइंड प्रोसेस है जो ये एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग भी करवाता है, डिफाइंड प्रोसेस है, स्कीम्स का रिव्यू भी एक पीरियडिकली डिफाइंड पीरियड में फ्रीक्वेंसी में होता है। सो तीन तरह के ये पोर्टफोलियो है ब्रॉडली अगर हम बोले तो, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, फिक्स एसेट एलोकेशन, टैक्स सेविंग के फंड्स मार्स के अंदर, या बैलेंस फंड्स। जो लोगों को रेगुलर इनकम की जरूरत है लाइक सीनियर सिटीजन्स, तो वो बैलेंस पोर्टफोलियोज हम जनरली सजेस्ट करते हैं। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि वो फंड लेना है या मार्स लेना कि नहीं, वो अगेन आपके पार्टनर बता सकते हैं, आपके नीड बेस। आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट है, एक रेडीमेड अच्छे बुके एक हमने सिलेक्शन करके बनाया हुआ है ईएलएसएस का, और उसका रिव्यू सिस्टमेटिकली होता है, मार्स ईएलएसएस है, राइट। फिक्स एसेट एलोकेशन भी एक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ कि उसके अंदर कौन से तरह के फंड्स हैं, बट एवरी 1 ईयर उसमें जो भी एसेट एलोकेशन इक्विटी डेट वाला स्ट्रेटेजी आपने लिया है, एवरी 1 ईयर उसका हम रीबैलेंसिंग करते हैं, स्कीम्स का रिव्यू करते हैं वो सभी के अंदर। और एक डायनेमिक पोर्टफोलियो है जिसमें हम मार्केट के वैल्यूएशंस या मार्केट के कुछ पैरामीटर्स के बेस पर हमारी सिस्टम एक हमने डिजाइन की है, साइंटिफिक सिस्टम, जो सिस्टम हमें बताती है कि कितना इक्विटी लेना चाहिए, कितना डेट लेना चाहिए, और उसके हिसाब से वो इक्विटी डेट का रीबैलेंसिंग होता है एवरी 6 मंथ्स, और जरूरत पड़ती है तो बीच में भी, और टाइम टू टाइम वो इक्विटी डेट रीबैलेंसिंग होता है, राइट। और उसमें भी एक मॉडरेट पोर्टफोलियो है कि मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन 60 से ज्यादा नहीं जाता है, कंजर्वेटिव भी है कि 30 से ज्यादा नहीं जाता है। तो कंजर्वेटिव एक आपका रिक्वायरमेंट है, एफडी ही रखना है आपको लॉन्ग टर्म पर, एफडी प्लस रिटर्न चाहिए, तो कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पोर्टफोलियो भी अवेलेबल है। सो अग्रेसिव जो हम बात कर रहे हैं, डायनेमिक अग्रेसिव, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है हमारे वहाँ, डायनेमिक जो मार्स की जितनी भी स्ट्रेटेजीज है उसके अंदर हम इक्विटी एलोकेशन या डेट एलोकेशन हम टाइम टू टाइम रीबैलेंस करते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट लेवल्स या मार्केट कंडीशंस। सो जब ये स्टार्ट की 16 दिसंबर 2013, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7 इयर्स हमारा कंप्लीट हुआ दिसंबर में, तब हमारा इक्विटी एलोकेशन 80 और डेट में 20% एलोकेशन होता था, और करीब मार्केट लेवल उस टाइम ये था निफ्टी 500 या बीएसई सेंसेक्स। और टाइम टू टाइम आप देखोगे तो हमने कभी वो कम करके 25 भी करवाया है, कभी ज्यादा अप्रैल 2020 में 85 भी करवाया था जब मार्केट फॉल था, तो 50 से 70 85 भी करवाया था। रिसेंटली अक्टूबर में हमने क्लाइंट्स को 35 करवाया है। तो क्लाइंट का ये ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है, ये जब भी हम चेंज करते हैं एक क्लाइंट को ईमेल जाता है और क्लाइंट ऑथोराइज बटन दबाएगा, ओटीपी डालेगा, तो ये रीबैलेंस हो जाता है। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के अंदर ये होता है, कुछ पीरियड हम दिन देते हैं, 8-10 दिन का पीरियड, कि ये दिन में अगर आप कर लेते हैं तो ये रीबैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसका फायदा क्या है कि जब मार्केट महंगा है तब आप इक्विटी में आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है और आप इक्विटी में से निकल रहे हैं, और मार्केट जब सस्ता है तब इक्विटी एलोकेशन बढ़ता है, जो हमने देखा अप्रैल मार्च के अंदर की इक्विटी एलोकेशन बढ़ा। कोई फिक्स गारंटी नहीं है कि ये बहुत ही कंटिन्यूअस आपका मार्केट में हमने इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया है तो मार्केट फॉल होगा ही, और जब इक्विटी एलोकेशन बढ़ाया है तब मार्केट बढ़ता जाएगा। एक साइंटिफिक मॉडल है
कि जो करना चाहिए कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है इक्विटी में से आप कम करते हैं अलोकेशन, प्रॉफिट बुक करके सेव करते हैं डेट में, जो आपको मोरलेस एफडी काइंड ऑफ रिटर्न्स देता है, राइट। और आप इक्विटी में आप जाते हैं जब आपको लगता है कि आप इक्विटी अभी सस्ता है, और मार्केट जब फॉल होता है तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ता है, जो एक्चुअली करना चाहिए। सो बिहेवियर को कंट्रोल करता है ये एक असेट एलोकेशन। तो अगर आप 7 साल का ये रिटर्न्स देखो डायनेमिक अग्रेसिव स्ट्रेटेजी का, ये करीब 15% रिटर्न्स है इसका। मार्केट का जो ग्रोथ है ये पीरियड में 13.5% है, बट जो अग्रेसिव स्ट्रेटेजी है डायनेमिक की, मार्स की, वो स्ट्रेटेजी में इक्विटी एलोकेशन सिर्फ 47% रहा है ये पूरे पीरियड में। सो कभी 80 भी रहा है, कभी 25 भी रहा है। पूरे पीरियड में 47%, आधा इक्विटी, आधा रिस्क, आधी वॉलेटिलिटी, और आपका रिटर्न मार्केट जितना है ये पूरे पीरियड में, राइट। और ये 1 साल 2 साल के रिटर्न है। कभी ऐसा देखा जाता है कि मार्केट जब बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है तब वो अंडर परफॉर्मेंस भी आता है, तब तेजी होती है, ये स्ट्रेटेजी में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आता है, मार्केट से थोड़ा कम रिटर्न आता है, बट ये इसका नेचर है। फॉल आएगा मार्केट में तो ये फॉल भी बहुत ही कम होगा, ये इसका नेचर है। एक मॉडरेट भी स्ट्रेटेजी है और एक कंजर्वेटिव भी स्ट्रेटेजी है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 30% से ज्यादा कभी भी इक्विटी नहीं होगा, और पूरे 7 साल में एवरेज इक्विटी एलोकेशन सिर्फ 14% रहा है, और इसका रिटर्न्स करीब 9.5% है। सो एक तो आपको टैक्स एफिशिएंट बेटर रिटर्न्स हैं एफडी के सामने, और उसके सामने आपका रिटर्न्स भी एफडी प्लस रिटर्न है, रिस्क भी बहुत कम है। सो जो इन्वेस्टर्स 5 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है बट एफडी ही चूज करता है और बोलता है कि थोड़ा इक्विटी चलेगा, तो वो काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे आप ये डायनेमिक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर ये सभी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। सो आपका एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी है, और आपको लगता है कि सिस्टमेटिकली मेरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ड्रिवन एक एसेट एलोकेशन में होना चाहिए, टाइमली स्कीम्स भी रिव्यू होनी चाहिए, तो यू कैन शिफ्ट योर इन्वेस्टमेंट्स टू मार्स ऑल्सो। आप नए इन्वेस्टर है तो भी आप मार्स को देख सकते हैं, आपके पार्टनर्स ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेटेजीज लेना चाहिए, राइट। सो व्हेन एवर यू थिंक इन्वेस्टमेंट, थिंक मार्स। सो जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, एक्सपर्ट हायर करते हैं। सो यहाँ पे आप पार्टनर्स को हायर कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिकली स्ट्रेटेजी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट मैनेज हो रहा है ये एक्सपर्टाइज से मार्स के अंदर, और आपका बिहेवियर भी कंट्रोल हो रहा है। जो एक एक्सपर्ट जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है उसका बिहेवियर भी मैनेज करता है, कंट्रोल करता है इमोशन को, तो यहाँ पे वो भी एक पॉसिबल है एसेट एलोकेशन के थ्रू। कई इन्वेस्टर्स बोलते हैं जब मार्केट बढ़ता है तो लोग बोलते हैं कि मैं यार खुद इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, स्टॉक्स बाय कर लेता हूँ। सो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में लगा सकते हैं, हमारे थ्रू भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि आप उतना टाइम देना प्रीफर करते हैं, रिसर्च करना प्रीफर करते हैं, राइट। रिसर्च करना पड़ेगा इसके अंदर। आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? जो ट्रेडर्स होते हैं वो 100 रुपया लगाते हैं और 110 में बेचने की बात करते हैं या सोचते हैं। तो ट्रेडिंग एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो ट्रेडर्स होते हैं नॉर्मली दे डोंट अर्न मनी। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स है मेजोरिटी वो पैसा नहीं कमाते। एक आर्टिकल है ये इकोनॉमिक टाइम्स का कि दे लूज मनी इन डायरेक्ट इक्विटीज। खुद रिसर्च करके खुद पैसा लगाते हैं, टाइम बहुत ही कम आप दे पाएंगे रिसर्च करने में, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल। और ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती है, लोग बोलते हैं कि मैं बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करके डायरेक्ट इक्विटी में लगाऊंगा, छोटी कंपनी में नहीं करूंगा, अच्छी कंपनी में लगाता हूं, तो क्या चिंता है। ऐसा भी देखा गया है कि ये इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो सेंसेक्स में होती है, शेयर्स जो टॉप 30 कंपनीज के, ये कुछ रेड वाले शेयर्स हैं। 2001 में ये अच्छी टॉप कंपनीज ये 20 साल में निकल गई है। 2010 में भी ये सब निकल गई थी, टॉप 30 के अंदर से बाहर निकल गई थी। 2010 में अगर आप देखो तो ये कुछ कंपनीज हैं, आरकॉम, डीएलएफ आज नहीं है, उस टाइम की टॉप कंपनीज थी, और आज उनका कहीं पे नामो निशान भी नहीं है। ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं, शायद वो टॉप 300 500 में भी फॉल नहीं होते। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लार्ज कैप में करते हैं, ब्लू चिप जिसको बोलते हैं उसी में करते हैं और वो लॉन्ग टर्म आपको अच्छा ही रिटर्न देने वाला है। तो ये कुछ एक आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का 2 साल पहले का, क्वालिटी हैज एन एक्सपायरी डेट।
कि आप अच्छे से अच्छी कंपनी ले ले। 2008 में ये सब कंपनीज लोगों ने तेजी में ले ली थी, सबसे बेस्ट कंपनीज, टॉप कंपनीज थी उस टाइम की, और 1 लाख रुपया जिसने भी लगाया होता 10 साल के बाद उसकी वैल्यू करीब 2000, 5000, 20,000 के आसपास थी 10 साल के बाद भी। सो जरूरी नहीं है कि आप अच्छी कंपनी में डायरेक्ट स्टॉक्स में लगा देते हैं, तो आप उसका मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। बिहेवियर की वजह से, इमोशन की वजह से निकलना बाद में बहुत डिफिकल्ट है, लॉस बुक करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे। कई सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि मुझे एसआईपी स्टॉप करनी है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट। सो कई बार वॉलेटिलिटी की वजह से लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं एसआईपी। सो अगर मार्केट फॉल होता है, आप बाय करते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो हमने देखा 20 साल का बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा वेल्थ भी क्रिएट हुआ है वहां पे। वो पूरे पीरियड में 20 साल में जब फॉल आए थे, वो पीरियड के यूनिट्स जो आपको मिले हैं, वो यूनिट्स टोटल यूनिट्स के सामने 39% थे, बट ये वो यूनिट्स का जो वैल्यू है वो 14.5 टाइम्स बढ़ा है। सो नॉर्मल पीरियड जब न्यूज अच्छे होते हैं, क्राइसिस पीरियड में न्यूज अच्छे नहीं होते हैं, फॉल आता है मार्केट में, आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी एकदम कम हो जाते हैं, वो पीरियड में जो यूनिट्स आप बाय करते हैं, एसआईपी चलती है तब जो आप बाय करते हैं वो सबसे अच्छे रिटर्न बनाता है। जब न्यूज अच्छे होते हैं, मार्केट अच्छा होता है, रिटर्न्स पास्ट के अच्छे दिखने लगते हैं, तब जो यूनिट्स आपके एसआईपी में बनते हैं उससे ज्यादा रिटर्न वो ऑब्वियसली फॉल वाले टाइम में बनते हैं। तो एडवाइजेबल है कि आप कंटिन्यू करो लॉन्ग टर्म के लिए। कई लोग बोलते हैं कि मेरा एसआईपी सैलरी कट है इसलिए बंद करना पड़े, तो हम बोलते हैं कि जितना सैलरी कट है उतना ही आप एसआईपी कम करो, राइट। अदरवाइज आपका पूरा एसआईपी आप बंद करोगे, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको वो अफेक्ट करेगा अचीवमेंट के लिए, अचीव करने के लिए। कई सारे एक्सपेंसेस कोविड टाइम में हमारे कम हुए हैं। फॉरेन ट्रिप्स लोग जाते थे, 5 लाख 4 लाख रुपया खर्च करते थे। डोमेस्टिक ट्रिप्स कई सारे लोग नहीं कर रहे हैं। आज मूवीज वीकेंड पे जाते हैं तो 500-1000 रुपया ऐसे ही पॉपकॉर्न और मूवीज पे चला जाता है। वो सब खर्चे हमारे कम हुए हैं। इनफैक्ट वो खर्चा हम डेफिनेटली स्क्वीजिंग कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव अ सैलरी कट और बिजनेस में थोड़ा सा आपका प्रॉफिट भी कम है तो, बट पूरा एसआईपी कंटिन्यू भी आप कर सकते हैं। टेम्पररीली बंद करना है, सो वी वुड सजेस्ट कि टेम्पररीली बंद मत करो एसआईपी, क्योंकि एसआईपी इज अ हैबिट। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स उनकी हैबिट कंटिन्यू करते हैं, और एसआईपी एक हैबिट है कंटिन्यू करनी। सो रादर देन रिडीमिंग, रादर देन स्टॉपिंग योर एसआईपी, आपको जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा आप रिडीम करो, ज्यादा बेटर है अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो। सो आप एसआईपी कंटिन्यू करो, हैबिट को कंटिन्यू करो, वो ज्यादा रिक्वायर्ड है। अभी शुड आई इंक्रीज माई एसआईपी? सो ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम, आपका कैश फ्लो अगर अलाउ करता है तो वो आपको बढ़ानी चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी फैमिली नीड की रिक्वायरमेंट है, आप रिव्यू करो टाइम टू टाइम अपने पार्टनर्स के साथ। अगर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आपको बढ़ानी चाहिए। अभी क्या करें? सब चीजें ठीक है, अभी क्या करना चाहिए मुझे? अभी डालना चाहिए, मार्केट पीक है या नहीं है? तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि कोई नहीं जानता है। अगर आप मार्स डायनेमिक एसेट एलोकेशन में या कोई भी एसेट एलोकेशन में आते हैं, वो अगर आप फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म में, सो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। आज का सिर्फ मार्केट नहीं है इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में आपका हर एक पीरियड में, हर एक फ्रीक्वेंसी में वो रिव्यू होना चाहिए कि आपका इक्विटी कितना और डेट कितना रखना चाहिए, चाहे वो तेजी है या मंदी है। तो एक एसेट एलोकेशन में आप जाते हैं, एक स्ट्रेटेजी में जाते हैं, तो उसका आंसर वहां से मिलता है कि परमानेंट सॉल्यूशन है कि क्या करना चाहिए। तो नटशेल में अगर आज की अगर हम बात करें, सो कई सारे लोग नॉर्मली देखते रहते हैं कि यार मेरा एनएवी कितना है, अभी कितना वैल्यू हुआ है। तो डोंट लुक एट द वैल्यूएशन रिपोर्ट रेगुलरली। न्यूज मत देखो, नेगेटिविटी दिखती है। सो जनरली नेगेटिव न्यूज होते हैं तो जनरली हम पैनिक हो जाते हैं, इमोशन हम खो देते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपना इमोशन कंट्रोल करता है। तो न्यूज देखना बंद करो, अपने एनजे पार्टनर के साथ, एक्सपर्ट के साथ बैठो, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करो साल में 1 बार 2 बार, फैमिली नीड्स रिव्यू करो। ये थर्ड पॉइंट आपके कंट्रोल में है। रादर देन मार्केट को आप ट्रैक करो, रिव्यू करो, उससे बेटर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करो साल में 1 बार, और एक फैमिली नीड आप ट्रैक करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरत है उतना आप चेंजेस करो उसके हिसाब से।
पेशेंस रखो। सक्सेसफुल इन्वेस्टर पेशेंस रखता है, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म करता है, और अल्टीमेटली बहुत सारे काम है दुनिया के अंदर। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वेलनेस पे ध्यान दे सकते हैं, हमारी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, और ज्यादा बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं अगर हम बिजनेस में, जॉब पे ध्यान दे सकते हैं। तो पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा ध्यान हर रोज का आप देते हो, उससे बेटर वो एक्सपर्ट के साथ साल में 1-2 बार रिव्यू करो, और बाकी यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क एंड योर ओवरऑल वेलनेस। सो आपका रिटर्न किस बेसिस पर डिफाइन होगा कि आपके रिटर्न्स कितने आए हैं? वो परफॉर्मेंस पे तो डिफाइन होगा ही, वहां से तो पता चलेगा ही, बट आपके बिहेवियर से भी पता चलेगा कि आपने अपना इमोशन कितना कंट्रोल किया है, आपका बिहेवियर क्या है, राइट। सो वो भी ज्यादा मैटर करता है, और वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए आपका पार्टनर, आपके जो पार्टनर है उनके साथ कंसल्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक पॉइंट मैं बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट की बात तो हमने बहुत की, बट इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हैं वो आपके लाइफ के रिस्क कंट्रोल करने भी इतने ही जरूरी है। अगर ये सब पैरामीटर्स के रिस्क अगर आपके कंट्रोल नहीं है, तो कभी ना कभी कोई भी इमरजेंसी आती है, सो ऑब्वियसली वो पैसा आप यहाँ से रिडीम करेंगे, निकालेंगे, एसआईपी स्टॉप करेंगे, तो लॉन्ग टर्म जो भी नीड के लिए, जो भी फैमिली नीड या पर्पस के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, वो पर्पस डिफीट हो जाता है। सो कोई भी रिस्क है, वो रिस्क कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टर्म प्लान से हो या चाहे वो आपका पर्सनल एक्सीडेंट का एक पॉलिसी हो, इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए सफिशिएंट। तो आपके जो एक्सपर्ट है, पार्टनर है, दे आर इक्विप्ड कि आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट्स देने हैं, आपके रिक्वायरमेंट बेस पर आपको कोटेशंस दे सकते हैं, जो सबसे बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट्स हैं, सबसे कंपेटिटिव प्रीमियम्स है, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका रिस्क कंप्लीट 360 डिग्री रिस्क आपका प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रोडक्ट्स आपको सुटेबल है। सो वो लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। अगर मैं समराइज करता हूं, तो समराइज जो 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अगर हम बात करते हैं, सो हमने जो एक्सपीरियंस किया है, दिस आर दी 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। वो पर्पस से इन्वेस्ट करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं, कंपाउंडिंग के लिए टाइम देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ज्यादा टाइम देते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी और एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं। दे इन्वेस्ट रेगुलरली विथ SIPs एंड विद द कैश फ्लो इनकम से जो भी आती है, दे इन्वेस्ट रेगुलरली। जो SIP की हमने बात की, दे कंट्रोल देयर इमोशंस। इमोशन कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देने ही वाले हैं, इमोशन आपका बहुत मैटर करता है। एंड दे कवर अनवांटेड रिस्क, रिस्क कंट्रोल करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, 360 डिग्री। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, to cover risk, to control emotion, to achieve your financial goals or purposes, you need to hire the experts. So these are the 7 habits for very high successful investors, and we have to follow these habits. We have to cultivate the habits in our overall financial journey and overall wealth creation. So with this, I think I'm really thankful to all of you for joining here and give the time to listen to me. Or with this, I really wish for a very happy and prosperous new year 2020 fund for all of you and your families. आप सबकी हेल्थ के लिए भी I really wish in this calendar year, right? You can always start your journey with better financial need-based investment journey, right? So thank you so much for listening me again, and I will be happy to answer any of your questions. We have Mukhtar with me, who can take any of your important questions if you have. Thank you, Mukhtar. थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत सारे मैसेज हैं अप्रिशिएशन वाले कि आपने काफी सिंपल शब्दों में जितने भी जो डाउट्स है लोगों के क्लियर किए हैं। तो दो चीजें जो हैं वो सबसे कॉमन है, एक तो आपके लिए अप्रिशिएशन के मैसेज, और दूसरा जो क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा स्कीम कौन सा है। राइट।
Okay, thank you so much for all the appreciation message to all the investors and our partners. And again, Mukhtar, जो मेन क्वेश्चन है आपका कि कौन से स्कीम्स चूज करना चाहिए, अगेन मैंने जैसे आपको बताया, यू नीड टू कंसल्ट योर एनजे पार्टनर, जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है। वो फुल टाइम ये काम कर रहे हैं, वो फुल टाइम ये बिजनेस के अंदर है, तो वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से आपकी नीड समझने के बाद, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है वो समझने के बाद, आपका होराइजन समझने के बाद आपको सजेस्ट करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। और आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो में जाना है जिसमें मार्स की जो मैंने बात की वो एक रेडीमेड स्ट्रेटेजीज हैं, आपके पार्टनर्स उसमें भी कौन सी आपके लिए बेटर स्ट्रेटेजीज है वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम एक रिस्क एडजस्टेड बहुत ही साइंटिफिकली स्कीम्स का सिलेक्शन करते हैं और एक रिव्यू मैकेनिज्म है, ईयरली बेस पर उसका मॉनिटरिंग करके उसमें रिव्यू करके चेंज भी करते हैं जो रिक्वायरमेंट है। सो डोंट सिलेक्ट योर स्कीम्स, आप खुद चूज मत करो ऑनलाइन देख के, क्योंकि ऑनलाइन मेजोरिटी इन्वेस्टर्स एक रिटर्न्स का चार्ट देख के चूज कर लेते हैं, बट सिर्फ रिटर्न एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्कीम के एक अच्छे रिटर्न्स एक अच्छा रिस्क लेने के बाद आता है। तो कितना स्कीम ने रिस्क लेने के बाद वो रिटर्न जनरेट किया, जिसको हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है जो हमें बताते हैं कि उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स वाली अच्छी बेटर स्कीम्स कौन सी है जो कंसिस्टेंट है। सो वो आइडेंटिफाई करने का काम आप एक एक्सपर्ट को दे सकते हैं जो आपके पार्टनर है, और इवन एनजे में मार्स है। यस मुख्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अरुण पवार जी ने पूछा है, जो कि मेरे हिसाब से आज काफी सारे लोगों का वो क्वेश्चन होगा। अरुण पवार जी का बोलना ये है कि वो पिछले 18 महीने से एसआईपी कर रहे हैं, 25,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, और जो रिटर्न है वो 18% का है। तो आज की डेट में उनको क्या करना चाहिए, वो बंद कर देना चाहिए या उसको कंटिन्यू करना चाहिए? एसआईपी चालू किया है और 18 महीने हुए हैं। ओके, ग्रेट अरुण भाई, आई थिंक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका कि एसआईपी में क्या करना चाहिए। तो एसआईपी जैसे मैंने आपको बताया अरुण भाई एक हैबिट है, एंड इट इज ग्रेट आपने ये हैबिट स्टार्ट किया है। हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में डिसिप्लिन है तभी वो रिटर्न्स अच्छे जनरेट होते हैं। वी स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू कंटिन्यू योर एसआईपी, अगर आपका वो इनकम आपको अलाउ करता है। आपका पर्पस चेक कीजिए, जितने पीरियड के लिए वो आपने इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल आपकी बेटी है जो 20 साल के बाद उसकी हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी नीड शायद उस टाइम डिफरेंट होगी। आज शायद 25 लाख में जो एजुकेशन होगा, आप एग्री करेंगे कि 20 साल के बाद वो शायद 25 लाख नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो एसआईपी वो पर्पस जितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर आपको वो पीरियड नक्की करना पड़ेगा। जो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में भी हमने देखा 20 साल के पीरियड में ह्यूज वेल्थ क्रिएशन हुआ है, और पूरे पीरियड में करीब 17-18%, 20% भी रिटर्न जनरेट हुआ है कुछ स्कीम्स के अंदर। सो रिटर्न्स कोई भी आए, 18 आए, 15 आए, 12 आए, फ्यूचर में वो पता नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो हैबिट आप कंटिन्यू किए। लॉन्ग टर्म में वो वॉलेटिलिटी का फायदा एसआईपी में ही मिलने वाला है। अगर मार्केट फॉल होता है, रिटर्न्स आपका उस टाइम कम दिखेगा आपको, बट यूनिट्स आप ज्यादा बनाने वाले हैं। तो ज्यादा खुश होना चाहिए आपको अगर मार्केट फॉल होता है उस टाइम, क्योंकि यूनिट्स ज्यादा बनेंगे, और लॉन्ग टर्म में एडवांसेस आर परमानेंट, ऊपर ही जाने वाला है लॉन्ग टर्म में मार्केट, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हो रही है। सो आपको एसआईपी के अच्छे रिटर्न्स मिल सकती है। तो फॉलो योर पर्पस, फॉलो योर टाइम होराइजन अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, वो कंटिन्यू कीजिए आप हैबिट। या आई होप आंसर मिला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंबुज कुमार निराला जी का है। हाँ जी। ये पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड से कब निकल जाना चाहिए, मतलब कि हमको पैसा विड्रॉ कब कर लेना चाहिए? ओके, तो अगेन मेरा एक ही आंसर है कि आप अपना होराइजन, आप अपना पर्पस फॉलो कीजिए। आपका पर्पस शायद 10 साल का है, चाइल्ड मैरिज का या आपके रिटायरमेंट का, वो पर्पस का पीरियड आप फॉलो कीजिए। अगर आपके माइंड में ये डर है कि मैं आज कितना इन्वेस्ट करूं या निकाल दूं, वो आपके माइंड में ये डर शायद मार्केट की वजह से है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया एक ही है, वो डर निकालने के लिए, वो इमोशन बाहर निकालने के लिए, दैट इज नथिंग बट द एसेट एलोकेशन एंड टाइमली पीरियडिकली रीबैलेंसिंग दैट एसेट एलोकेशन। कौन सा एसेट एलोकेशन आपके लिए एडवाइजेबल है, अगेन वो आपके रिस्क बेस्ड आपको सजेशन दे सकते हैं हमारे पार्टनर्स।
तो असेट एलोकेशन फॉलो कीजिए, आप अपना पर्पस फॉलो कीजिए, आपको वहां से ही आंसर आपके मिलेंगे। आज ऐसा लग रहा है काफी सारे रिटायर्ड पर्सन भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हाँ जी। बहुत सारे क्वेश्चन यह है कि क्या रिटायर्ड पर्सन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट एडवाइजेबल है? ग्रेट। सो अगेन मैं ये बोलूंगा कि आपका रिस्क कितना आप ले सकते हैं, कितना हॉराइजन है आपका। अगर लॉन्ग टर्म हॉराइजन है, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको फिक्स इनकम की रिक्वायरमेंट है हर महीने एक्सपेंसेस के लिए। सो 5 इयर्स एंड बिलो, अगर 5 इयर्स एंड अबव आपका टाइम हॉराइजन है, कैपिटल आप विड्रॉ नहीं करेंगे, बट रेगुलर इनकम की जरूरत है फॉर टू मैनेज द एक्सपेंसेस। सो वी नॉर्मली सजेस्ट द SWP मोड, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एक रास्ता है यहाँ पे। आप इन्वेस्टमेंट हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कुछ हाइब्रिड फंड्स में। काफी सारे कैटेगरीज हैं हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी, तो आप अपने पार्टनर्स के साथ बैठ सकते हैं, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हाइब्रिड फंड कौन सा आपके लिए सुटेबल है, और वो हाइब्रिड फंड के अंदर आप SWP कर सकते हैं। सो आपका ये SWP करने के बाद आपकी रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट तो वहां से फुलफिल होती ही है, साथ साथ आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एप्रिसिएशन भी मिलता है, राइट। सो एप्रिसिएशन भी आपको कैपिटल पे मिलता है, प्लस आपकी एक रेगुलर इनकम की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। सो आप हाइब्रिड फंड में SWP हम आपको सजेस्ट करते हैं, जिसमें आपका एक अच्छा आपको कैपिटल प्लस आपका रिटर्न्स भी जनरेट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म मतलब कितना, 10 साल, 15 साल, या कोई फिक्स? ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन। आपका अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो लॉन्ग टर्म मीन्स आपका पर्पस का रिक्वायरमेंट क्या है। यस, लॉन्ग टर्म अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप रिटर्न्स अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स आपका हॉराइजन होना चाहिए। एसेट एलोकेशन अगर आप कर रहे हैं तो 5-6 इयर्स में आप अच्छे रिटर्न्स, आप एटलीस्ट बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं, FD प्लस रिटर्न्स, डेट प्लस रिटर्न्स। और अगर मान लो आपने फुल इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाया, कोई एसेट एलोकेशन फॉलो नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है कि 3 साल में भी आपके अच्छे रिटर्न्स बने। 3 साल वो अच्छा मार्केट चल गया तो 3 साल भी लॉन्ग टर्म हो गया। कभी कभी 5 साल या कभी कभी 7 साल भी लगता है, जो हमने पास्ट में देखा है कि वो 7 इयर्स भी लगता है, जो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपके होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो आप फुल इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम कभी कभी 3 साल, 5 साल, 7 साल में भी वो रिटर्न बनाती है, क्योंकि 5-7 इयर्स आपका मिनिमम हॉराइजन होना चाहिए अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एक अच्छी साइकिल और एक फॉल वाली साइकिल, और मार्केट में भी वही सेम रिफ्लेक्ट होता है, फॉल एंड राइज, तो वो साइकिल सब कवर हो जाती है 5-7 इयर्स के अंदर। बट अगेन मैं आपको बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म मीन्स आपका पर्पस, आपका टाइम होराइजन आपके पर्पस से डिफाइन होना चाहिए, और साथ साथ अगर आप एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कम है कि आपके वो पोर्टफोलियो में मार्केट के जितनी वॉलेटिलिटी आए। सो मार्केट से वॉलेटिलिटी कम करने का ऑब्जेक्टिव अगर होता है हमारा, सो ऑब्वियसली एसेट एलोकेशन हमें मदद कर सकता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अच्छा रिटर्न्स भी बनाते हैं इक्विटी, क्योंकि एसेट एलोकेशन में इक्विटी भी रहता है, तो एक अच्छे रिटर्न्स भी बनाते हैं। तो विद लोअर वॉलेटिलिटी हमारा अच्छा रिटर्न्स बनता है एसेट एलोकेशन फॉलो करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी सारे लोगों ने पूछा है कि म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न वाले कोई प्रोडक्ट है क्या, जहाँ पे हम 2 महीने 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके फायदे क्या है, उसका जो एडवांटेज क्या है, जो ऑलरेडी जो सेविंग्स अकाउंट है और FD है उसके अगेंस्ट में? राइट। सो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी के माइंड में ये आता होगा कि लॉन्ग टर्म की हम बातें कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो पैसा है वो कहाँ लगाना चाहिए। सो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स के पास लिक्विड फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, जो आप देख सकते हैं हाइब्रिड काइंड ऑफ फंड्स हैं। आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड और रिस्क के बेस पर पार्टनर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि लिक्विड या डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स आपको कौन से आप ले सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड आपके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से बेटर है, नो डाउट। आज की तारीख में आप पिछले कुछ महीनों का रिटर्न देखेंगे तो लिक्विड और डेट फंड्स के रिटर्न्स मोर और लेस सेविंग और FD काइंड ऑफ रिटर्न्स ही है।
और अगर आप 5 साल 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड पकड़े तो ये लिक्विड नॉर्मली सेविंग जितना या सेविंग प्लस माइनर रिटर्न्स जनरेट कर सकता है या करता है। नॉर्मली बहुत ही कम रिस्क है या नेग्लिजिबल या नील रिस्क है अगर आप लिक्विड फंड लेते हैं या ओवरनाइट फंड्स लेते हैं। और डेट फंड्स एक है कि आपका 6 मंथ्स प्लस या 1 ईयर प्लस आपका होराइजन है तो आप डेट फंड्स ले सकते हैं। डेट फंड जो एफडी प्लस रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यस देयर आर सर्टेन रिस्क इन दैट ऑल्सो कि आपका कभी कभी रिटर्न्स कम भी हो सकता है, बट आपके लिए वो कम से कम रिस्क वाला या आपके रिस्क के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बेटर फंड्स होते हैं डेट के अंदर भी कम रिस्क वाले भी, वो आपको सजेशन आपके पार्टनर्स आपको दे सकते हैं कि कौन से ऐसे फंड्स आपको सुटेबल है या हाइब्रिड फंड कौन से सुटेबल है। यस देयर आर फंड्स बिलो 5 इयर्स होराइजन ऑल्सो, लिक्विड डेट फंड्स हाइब्रिड फंड्स ऐसे भी फंड्स यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे आप सेविंग प्लस या एफडी प्लस रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि हम टैक्स बचाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, कोई स्कीम्स अवेलेबल हैं? यस तो यहाँ पे ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स एक फंड्स होते हैं जहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी में होता है। मिनिमम लॉक इन पीरियड इसमें 3 इयर्स है और इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं टैक्स भी बचाते हैं। आप सेक्शन 80C 1,50,000 का जो टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं इन्वेस्ट करके, और यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं। तो ऐसा आप 5 इयर्स 10-15 इयर्स का रिटर्न्स देखोगे जो टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स होते हैं 80C में एलिजिबल वो सेक्शन में। सो PPF बैंक FDs ये सबसे बेटर एक अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स का ये ELSS जो है वो सबसे बेस्ट टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्लस टैक्स सेविंग के लिए। इसमें आप SIP भी कर सकते हैं और मार्स का भी एक रेडीमेड पोर्टफोलियो है NJ मार्स ELSS का जो आप स्ट्रेट अवे पार्टनर से कंसल्ट करके चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चेतन भाई पटेल ने पूछा है। इनका पूछना ये है कि SIP कितने अमाउंट की करनी चाहिए, कोई अमाउंट है फिक्स है उसके लिए या कोई भी अमाउंट काम कर सकते हैं? यस चेतन भाई, सो आप मिनिमम से मिनिमम SIP 1000 रुपीज या इवन कुछ स्कीम्स में 500 रुपीज से भी चालू कर सकते हैं। मार्च में SIP भी आप 5000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। SIP कितना आपको करना चाहिए मिनिमम तो ठीक है, वो तो प्रोडक्ट जो स्कीम है उसका रिक्वायरमेंट है कि आप इतने से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पर्पस के साथ लिंक होनी चाहिए कि भाई मुझे रिटायर होना है 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद मुझे रिटायर्ड लाइफ के लिए कितनी अमाउंट की जरूरत होगी एक कॉर्पस की, वो कॉर्पस बनाना है तो आज से कितना SIP करना चाहिए। जो मैंने आपको फैमिली नीड की बात की एक स्लाइड में, तो वो पर्पस लिंक होना चाहिए, आपकी अमाउंट वहां से डिफाइन होनी चाहिए। हाँ, बट वो अमाउंट आप नहीं कर सकते हैं तो आप जो भी आपकी कन्वीनियंट अमाउंट है वो आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज आप कर सकते हैं। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स इमरजेंसी फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या होता है इमरजेंसी फंड? यस, कोविड टाइम्स में इमरजेंसी फंड्स बहुत ही क्रिटिकल इम्पोर्टेंस हम मानते हैं कि लोग के लिए है। कोविड जैसी कोई भी सिचुएशन के लिए या कोई भी इमरजेंसी फैमिली में आती है, हमेशा वी शुड हैव सम काइंड्स ऑफ इमरजेंसी फंड इन आवर पोर्टफोलियो। जो भी आपकी मंथली इनकम है, मंथली एक्सपेंसेस है, आपका मंथली एक्सपेंसेस इनटू 3 टाइम्स या 5 टाइम्स या 6 टाइम्स आपका मिनिमम अमाउंट आपका लिक्विड फंड काइंड ऑफ फंड में रहना चाहिए परमानेंटली एज एन इमरजेंसी फंड। कि आपकी सैलरी बंद हो गई, जॉब चली गई, या लेट्स से बिजनेस में लॉस हो गया या बिजनेस तकलीफ में है, तो आप वो इमरजेंसी से वो आप अपना एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इमरजेंसी फंड अपना हमेशा रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वैभव जी ने पूछा है। उनका पूछना ये है कि जो SIP उनकी चल रही है उसको वो कांस्टेंट अमाउंट वही चलने दे या उनको इंक्रीज करते रहना चाहिए? ओके, सो ऑब्वियसली आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है बिजनेस में या जॉब में या सैलरी में, ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली आप अपनी SIP भी बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे बताया SIP इज अ हैबिट,
जितना अच्छा हैबिट आपका है, रिफाइंड होता है अच्छा हैबिट, तो वो अच्छा ही है आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। आपके पर्पस में भी अगर शॉर्टफॉल है आपकी आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको एसआईपी बढ़ाना चाहिए जब भी आपका इनकम अलाउ करता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक पार्टिसिपेंट जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स हैं उनको मार्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन कन्वर्ट। एक क्लिक से वो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो जाता है। और ई वेल्थ हमारे वहाँ एक अकाउंट होता है। वी स्ट्रांगली सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू ओपन एन ई वेल्थ अकाउंट एट एनजे। तो उसके अंदर आपका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट्स आप मार्च के अंदर उसी के थ्रू कर सकते हैं और पूरा डिजिटली वो मैनेज भी कर सकते हैं। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप उसके थ्रू ई वेल्थ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है पार्टिसिपेंट ने कि उनके पास में अभी प्रेजेंटली 25 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट है उनका, तो उनको वो ओके, स्कीम्स कम करनी चाहिए या वो 25 स्कीम के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं? यस, आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं। वो पूरी स्कीम्स का एक पोर्टफोलियो रिव्यू आप करवा सकते हैं हमारे साथ। वो रेडीमेड पार्टनर आपको करके दे सकते हैं। अगर एनजे में नहीं है वो इन्वेस्टमेंट, तो भी हम एक रेडीमेड पोर्टफोलियो रिव्यू एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में करके दे सकते हैं आपको कि क्या एडवाइजेबल है उसमें। और अगर एग्जिस्टिंग आपका एनजे में है उतनी स्कीम्स, तो भी वो पार्टनर्स आपको ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं वो स्कीम्स में क्या रिव्यू करके उसमें से स्कीम्स कम हो सकती है। ऑब्वियसली 25 स्कीम से बेटर है कि आप वो थोड़ा अगर आपकी नीड है तो अलग बात है, बट अगर आपको जरूरत आपकी नीड बेस्ड आपको चेक करके आपके पार्टनर बता सकते हैं कि जितना आप पोर्टफोलियो स्कीम्स कम कर सकते हैं वो ज्यादा एडवाइजेबल है, ज्यादा सुटेबल है आपके लिए। हाँ जी मुक्ता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो योगेश, वो पूछ रहे हैं कि विच इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट? एनी टाइम इज बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योगेश भाई, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपका पर्पस क्लियर है। कोई ना कोई पर्पस के लिए आप इन्वेस्ट करते होंगे, चाहे यहाँ पे म्यूचुअल फंड में या बैंक में या कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी सेविंग आप अपने कोई ना कोई पर्पस से करते हैं। सो ऑब्वियसली एनी टाइम इज गुड टाइम। बट हाँ, अगर आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि कौन से टाइम पे करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आई सजेस्ट यू टू लुक एट दी एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन अगर आप करते हैं तो आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आपका क्वेश्चन निकल जाता है। और फ्यूचर में भी करने के बाद टाइम टू टाइम मार्केट को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि एसेट एलोकेशन से ही आंसर मिल जाएगा कि इक्विटी डेट में क्या चेंजेस करना चाहिए। सो एनी टाइम इज गुड टाइम टू इन्वेस्ट। ऑब्वियसली आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली आपको एक कंपाउंडिंग का फायदा बहुत ही मिलेगा, टाइम का फायदा मिलेगा। ऑब्वियसली इक्विटी के रिटर्न्स आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन में मदद करेंगे। और डिले करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया कि अगर आप डिले करते हैं वो डिसीजन लेने के अंदर कि आज करूं या बाद में करूं, तो डिले कॉस्ट बहुत बड़ा है। आप 6 महीने 1 साल के बाद भी करते हैं तो उसका डिले कॉस्ट लंबे टाइम में बहुत बड़ा हो जाता है। सो ऑब्वियसली यू नीड टू डिसाइड कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए और आज की इनकम अलाउ करती है हमारा, और कोई सेविंग्स कहीं पे भी पड़ा है वो अलाउ करता है, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ विद कंप्लीट कन्विक्शन जो भी आप कर रहे हैं। हाँ जी नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे 2-3 लोगों ने पूछा है क्वेश्चन कि अभी उन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था और आज काफ़ी अच्छा उनको रिटर्न मिल रहा है, तो क्या उनको पूरा ही पैसा उठा के लाना चाहिए और सेविंग्स अकाउंट में रख देना चाहिए, या कोई उनके पास अपने पास में कोई ऑप्शन है इसके लिए, या कोई सॉल्यूशन हम दे सकते हैं उनको? हाँ, अगर आपका नियर टर्म में कोई पर्पस आ रहा है, गोल, मान लो कि आपका चाइल्ड एजुकेशन का गोल था 5 साल से आप उसी के लिए कर रहे हैं, और आपका बेटा अभी हायर एजुकेशन स्टडी के लिए जा रहा है 3 महीने 6 महीने में, तो ऑब्वियसली यू शुड कम आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। कि अगर कोई गोल से ही लिंक बेस्ड पर्पस लिंक मैंने इन्वेस्ट किया था वो थॉटफुली 5 साल के लिए, तो यू शुड कम आउट। अदरवाइज यू शुड कंटिन्यू। और अगर मार्केट, अगेन मेरा सिमिलर आंसर है कि अगर मार्केट माइंड में लेके अगर आप देख रहे हो कि 5 साल में रिटर्न अच्छा है तो क्या करें, सो अगेन आई वुड सजेस्ट यू टू लुक एट मार्स एंड एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज, जहां पे परमानेंट आंसर है, राइट? सो कंसल्ट योर पार्टनर अगेन, दैट इज माय आंसर।
तो सर हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर कर दिए। अभी रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि विच इज़ द बेस्ट स्कीम कौन सा है? जी। तो उसका आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया है कि बेस्ट स्कीम में आपको रहना है तो मार्स है, क्योंकि जी। कोई भी हम स्कीम आज लेते हैं तो आज के बेस्ट लेने से कुछ नहीं होता है। वो कंसिस्टेंटली हर साल हमारे पोर्टफोलियो में बेस्ट स्कीम रहना चाहिए। और वो चीज़ मार्स इंश्योर करता है कि हर साल आपके पोर्टफोलियो के अंदर में बेस्ट स्कीम रहेगा। राइट, 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 राइट। और तो हाँ सर मुक्ता, और कोई क्वेश्चन है नहीं। ओके, और थैंक यू सो मच एप्रिशिएट मुक्ता। या एप्रिसिएशन के मैसेज आ रहे हैं आपके कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। काफ़ी सारे लोग वीडियो मांग रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो थैंक यू यस, सर। तो और काफ़ी सारे लोगों ने तो ये भी सजेशन दिया है कि नेक्स्ट सेशन में भी, फ्यूचर में जितने भी हम सेशन करेंगे उसमें आप ही एज ए स्पीकर रहने चाहिए। अरे थैंक यू सो मच मुक्ता फॉर शेयरिंग दोस फीडबैक्स। और आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड फीडबैक्स, गुड फीडबैक्स एंड अप्रिशिएशन। आपको ये वीडियो का लिंक और प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो डेफिनेटली इट विल बी अवेलेबल विथ योर एनजे पार्टनर जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है। इट विल बी सून अवेलेबल विथ देम, सो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट देम अगेन। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप ये वीडियो देखें, कोई भी डिसीजन लिए प्रेजेंटेशन से, वो उससे पहले आई वुड अगेन ask you to consult your partner. Again, thank you so much for connecting with all of us today and NJ. So thank you on behalf of NJ partners also, जो partners ने आज आपको specially invite किया है, and wish you all a very happy, healthy new calendar year 2021. And that's from my side and NJ. Thank you to all of us. We can conclude the presentation and you can log out from the presentation. Thank you.